मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण से संबंधित समास। समास आखिर है क्या और समास को हम कक्षा 10 के लिए पढ़ेंगे। वैसे तो आपने पहले भी समास को कक्षा 8 में पढ़ा होगा, परंतु आज दोबारा फिर हम इस विषय के बारे में जानेंगे कि आखिर समास क्या है। सर्वप्रथम हम जानेंगे समास की परिभाषा कि समास होता क्या है। देखिए, आपके आगे ये स्लाइड आ रही हैं। आपको अगर नोट्स तैयार करने हैं, इससे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि समास पढ़ने से पहले आपको अपने साथ एक पेन, एक कॉपी साथ में लेके बैठें, जिससे कि समास को पढ़ते समय बीच में आने वाली कोई भी परेशानी जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है उसे आप लिख सकते हैं और मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर अपनी परेशानी भेज सकते हैं। दूसरा, मैं समास को अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी आपको शायद समास में ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाएं जो शायद नोट्स में भी ना लिखी गई हों। उन बातों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का यहां पे अभिप्राय है अर्थपूर्ण शब्द, को समास कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं परिभाषा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात जब कोई दो शब्द मिलकर एक ऐसे नए शब्द का निर्माण करें जिसका कोई अर्थ हो। आपकी समझ में आ गया होगा कि जब कोई दो शब्द, हमारे पास कोई दो शब्द हैं और उनको जोड़ने के बाद, जब वो आपस में जोड़ेंगे हम उन्हें, तो उनके जुड़ने के बाद एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही जो नया शब्द हमारा तैयार हुआ, जो बना, उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम जानेंगे। समास रचना में प्राय दो पद अर्थात दो शब्द होते हैं। देखिए, एक आपका 10th में विषय है शब्द और पद। मैं यहां पर जैसे कि पद शब्द आया है इस पंक्ति में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शब्द और पद में क्या अंतर है। ये 10th क्लास में आपको पढ़ने को आगे मिलेगा। शब्द आप जैसे जानते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पद भी वही होता है, बस अंतर कितना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है कि जो शब्द होते हैं हमारे, वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे कि राम, राम यहां पर अकेला एक शब्द है। जब हम इस राम को एक वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, जैसे कि राम बाजार जाता है, यहां पर जो राम है वह एक वाक्य में प्रयुक्त हो गया और जैसे ही यह प्रयुक्त हुआ तब यह राम यहां पर पद बन गया। सिर्फ इतना अंतर है कि कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो वह पद बन जाता है। तो चलते हैं समास की ओर। समास रचना में प्राय दो पद अर्थात दो शब्द होते हैं। बात वही है, पद अर्थात दो शब्द होते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, देखिए यहां पर क्या था, हमारे पास दो शब्द हैं, घोड़े और सवार। ठीक है, तो घुड़सवार, देखिए यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, घोड़े पर सवार उसे बोलते हैं हम घुड़सवार। ठीक है, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, घोड़े का सवार लिख गया है, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो घोड़ा पर और सवार, यहां दो शब्द आए, घोड़े सवार। हमने उन दोनों शब्दों को क्या किया? मिलाया, और मिलाने पर हमें एक नया शब्द क्या मिला, निर्माण हुआ, घुड़सवार। तो वही समास है जब कोई नया शब्द हमारा बन जाता है। आगे चलते हैं। पहले पद
अथवा शब्द को पूर्व पद, दूसरे या आखिरी पद को क्या कहते हैं हम? उत्तर पद कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, पहला पद कौन सा? जैसे घुड़सवार की ओर हम चलते हैं तो घुड़सवार में पहला शब्द क्या आया? घुड़। दूसरा क्या आया? सवार। तो यहां पर जो घुड़ हुआ वो हुआ पूर्व पद और सवार हुआ उत्तर पद। साथ ही समास पद या समस्त पद बनने पर जो शब्दों को विभक्त करने वाली विभक्तियां, देखिए विभक्तियां होती हैं कुछ हमारी, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में, कर्ता ने, कर्म को, करण्य से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काकी के, रारी रे, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। ये जो होती है हमारी विभक्तियां होती हैं, तो इन्हीं को इन्होंने कहा है कि दो शब्द को विभक्त करने वाली विभक्तियां, अर्थात देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ऐसे शब्द जो दो शब्दों को अलग करते हैं। समझ गए होंगे आप, दो शब्दों को अलग जो करते हैं, बीच में लग जाते हैं। जैसे देखिए का, के द्वारा, को, के लिए, या, और, पर, मैं, ठीक है। इस तरह की जो हमारी होते हैं वह क्या कहलाती है? हमारी विभक्तियां कहलाती हैं। तो इन्होंने कहा है कि समस्त पद या समस्त पद पर दो शब्दों को विभक्त करने वाली विभक्तियां लुप्त अर्थात गायब हो जाती हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़ा पूर्व पद, ठीक है, और सवार क्या है? उत्तर पद है। अब यहां देखिए नया समास शब्द क्या बना? घुड़सवार। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो ही अब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे हम जब चलेंगे उसमें होगा हमारा समास के भेद। देखिए यहां पर एक उदाहरण भी दिया है। सबसे पहले क्या लिखा है? प्रतिदिन को इन्होंने तोड़कर दिखाया है। जैसे पहला पद प्रतिदिन में क्या हो गया? प्रति। दूसरा पद उत्तर पद जिसे हम बोलते हैं वो क्या हो गया? दिन। और समस्त पद प्रतिदिन। और अगर हम इसका समास विग्रह करें, आप जानते होंगे कि प्रतिदिन किसके लिए बोला जाता है? हर रोज के लिए, प्रत्येक दिन के लिए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया है आजन्म। आजन्म पूर्व पद आ, उत्तर पद या दूसरा पद जन्म, समस्त पद हुआ आजन्म। समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा? आजन्म हम क्या बोलते हैं? जन्म से लेकर, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि समास के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारा शब्दकोश। हमें शब्दों के अर्थ को जानना, जितना हमारा शब्दकोश अच्छा होगा उतना अच्छा हम समास कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? देखिए हमारे जो समास हैं उन्हें भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद समझ गए आप, दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब आप जानते होंगे, प्रधान गांव का मतलब मुखिया। इसे यहां पर भी हम हेड की बात कर सकते हैं, कह सकते हैं हम एक हेड, वो इंपोर्टेंट चीज, मतलब कि एक कह सकते हैं, उसको हमने एक शब्द दे दिया यहां पर प्रधान। तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, कारक चिन्ह मैंने आपको पहले भी बताया था, काकी, के, लिए, में से आदि, ठीक है, लुप्त हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को सीधा सीधा अगर हम ट्रिक की बात करें, एक छोटी सी, अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि जहां पर भी विभक्ति चिन्ह होते हैं हमारे, कारक चिन्ह होते हैं हमारे, का, की, के, में, से आदि, ठीक है, इन चिन्ह जहां पर भी उसको जब हम तोड़ते हैं वहां पर या टूटा हुआ हमें दिख जाता है, तो वहां पर इन चिन्हों को देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि यहां पर तत्पुरुष समास है। और अगर आपको बताना है, उसको जोड़ना है, उसका समास विग्रह ना करके उसका समस्त पद बनाना है, किसी शब्द का समस्त पद बनाना है, तो आपको केवल विभक्ति चिन्ह को हटाना होगा, और समास विग्रह करना है तो आपको विभक्ति चिन्ह को लगाना होगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसी से आगे चलते हैं हम तत्पुरुष समास के भेद। अब तत्पुरुष समास में भी डिवाइड है। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि तत्पुरुष समास, जैसे कि अभी मैं कारक चिन्हों की बात कर रहा था, विभक्ति चिन्ह कौन से हमारे? कर्ता ने,
कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो अधिकरण में पर ऊपर संबोधन ए हरे भो। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहला आता है हमारा कर्ता ने, तो आप एक तो कर्ता ने को छोड़ दीजिए, वो यहां पर प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, एक लास्ट हो जाता है हमारा संबोधन, जिसमें हे विस्मयादि बोधक चिन्ह वाला जो होता है प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो वाले हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो बीच के हमारे बचते हैं उसका यहाँ पर प्रयुक्त होता है। उन्हीं को यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेदों में भेद कर दिए गए हैं। ठीक है, ये कितने भेद होते हैं टोटल? 6। वैसे आपको पता है कि विभक्ति चिन्ह हमारे 8 चलते हैं। कर्ता ने 1, कर्म को 2, करने से द्वारा 3, संप्रदान के लिए 4, अपादान से 5, संबंध काकी के रारीरे 6, अधिकरण में पर 7, संबोधन हे अरे। ठीक है, 8 हो गए, हमने पहला और आखिरी खत्म कर दिया, बीच के बचते हैं 6। उन्हीं को यहां पर भेद उसके कर दिए गए हैं, तत्पुरुष समास के भेद। तो चलिए चलते हैं तत्पुरुष समास के भेदों की तरफ। देखिए सबसे पहला जो आता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, कर्ता ने को हमने नहीं लिया, कर्म को आता है, इसमें को विभक्ति चिन्ह होता है हमारा। ठीक है, विभक्ति क्या होती है हमारी? को होती है। तो हम कर्म तत्पुरुष को पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप मतलब आप जानते हैं लुप्त हो जाना, गायब हो जाना हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर को शब्द का प्रयोग नहीं होता। जब कोई हम नया शब्द बनाएंगे, उसको एक करेंगे, तो हम वहां पर क्या कर देंगे? को शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए समस्त पद हमें दिया गया गगन चुंबी। चुंबी का मतलब होता है चूमने वाला, गगन मतलब आप जानते हैं आसमान। तो यहां पर क्या है, गगन चुंबी को जब हम तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे इसका, तो क्या होगा? गगन को चूमने वाला। ऐसी जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ऐसी करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर से और के द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे समस्त पद करुणापूर्ण, करुणापूर्ण का क्या हुआ? करुणा से पूर्ण। नेक्स्ट देखिए ये थोड़ा उल्टा हो गया है, सुर रचित। सुर रचित मतलब सुर द्वारा रचित, जो हमारे सूरदास हैं उनके द्वारा रचित, सूर रचित। तो सूर द्वारा रचित, या हम कह सकते हैं सूर के द्वारा रचित। मैंने एरो लगा दिया है थोड़ा, यहां पर आप देख लीजिएगा, थोड़ा उल्टा लिख गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है भयाकुल। भयाकुल, भय से आकुल। देखिए यहां पर एक चीज और आती है दिमाग में कि हो सकता है कि ऐसे शब्द भी होते हैं हमारे पास जो संधि वाला थोड़ा सा काम कर जाते हैं। देखिए भयाकुल की अगर हम संधि करें तो भय प्लस आकुल करते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, भय से आकुल। आपके क्लियर समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आगे हम चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द बनने पर के लिए शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे प्रयोगशाला। प्रयोगशाला जैसे आप जानते हैं लेबोरेटरी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सिंपली आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ है वो है आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें अपादान कारक की विभक्ति से आपने पढ़ा होगा, से 2 जगह हमारा प्रयोग होता है, एक तो अपादान में और दूसरा कहां पर प्रयुक्त होता है? करण में। ठीक है, तो दोनों जगह होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। जो अपादान होता है इसमें किसी से अलग होने का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, और करण में किसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पीछे दिखाता हूं। देखिए करण में देखिए क्या था? करुणा से पूर्ण, किसी के द्वारा। भयाकुल, भय से आकुल। सूर रचित, सूर के द्वारा, किसी के द्वारा कुछ होता है। ठीक है, और इधर क्या था हमारा? संप्रदान में
सॉरी अपादान में जो होता है हमारा वहां पर भाव व्यक्त होता है। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द बनने पर से शब्द का प्रयोग नहीं होता है। साथ ही किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से किसी और वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के विभक्त, अलग या जुदा होने का भाव व्यक्त होता है। जो मैं आपको भी बता चुका हूं कि किसी से अलग होना, जुदा होना, उसका यहाँ पर भाव मिलता है। जैसे देखिए पहला उदाहरण दिया है समस्त पद, पहला क्या है, धनहीन। धनहीन समास विग्रह धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। समझ में आ गया आपके? चलिए आगे चलते हैं हम फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ क्या है इसका, संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाते हैं, अर्थात नया शब्द बनने पर का, के, की शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे पहला उदाहरण देखेंगे हम, राजाज्ञा। राजाज्ञा सीधा सा आपकी समझ में ही आ गया होगा, राजा की आज्ञा। शिवालय, शिवालय किसको बोलते हैं हम, शिव के आलय को, तो शिव का आलय। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। लास्ट इसका चलते हैं हम छठा, मैंने आपको 6 बताए थे पॉइंट, इसके लास्ट आता है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द बनने पर में पर शब्द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे आप बीती। अब देखिए यहां पर अधिकरण पर लगाना है मैं पर, तो आप बीती, आप पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शोक मग्न, शोक में मग्न। ठीक है, तो ये आपका तत्पुरुष समास पूर्ण होता है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं कि पेपर में किस तरह से आता है। पेपर में जो समास आते हैं, या तो आपको समास विग्रह दिया होगा, आपको समस्त पद बनाना है और उसका नाम लिखना है समास का, या फिर आपको समस्त पद दिया है, समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है आपको। इस तरह से ये आपका 1 नंबर में 1 आता है और शायद ये 3 आते हैं आपके। तो आपको देखिए तत्पुरुष समास, अब आप थोड़ा सा यहां कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सर कि जो हम तत्पुरुष समास जब कोई आएगा तो क्या हमें उसके जो भेद हैं तत्पुरुष के वो भी लिखने पड़ेंगे समास। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर नहीं कटेगा, आप अगर केवल तत्पुरुष समास भी लिखेंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस अगर आपको अच्छे से आप कंफर्म है कि ये अधिकरण है, ये तब संबंध है, ये कारक है, ये कौन सा तत्पुरुष है, तभी आप करें, अन्यथा ना करें। और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो हमारे विभक्ति हैं उनको याद करना होगा, कारक चिन्ह जो है हमारे उनको याद करना होगा, तभी आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी आज का तत्पुरुष समास कंप्लीट होता है। कल चलेंगे हम आगे के समास की ओर। नेक्स्ट समास होगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, तो आपसे अब मैं विदा लेता हूं और बस इतना ही कि जो भी आपकी परेशानी हो, मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपके ग्रुप पर ऐड हूं, जिस नंबर से ये आपको वीडियो प्राप्त हो रही है, उस नंबर पर आप पर्सनली मुझे मैसेज करके कुछ भी परेशानी तत्पुरुष समास से संबंधित पूछ सकते हैं। नमस्कार।